कैसे हो मित्रों, अगला चैप्टर जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस में कम से कम आपके 8 नंबर इस चैप्टर से पक्के होने वाले हैं। तो आओ इसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला पीवाईक्यू आपके सामने, इसे ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर आर allowed to pass through the uniform magnetic field perpendicular to the direction of motion if ratio of the radii of their circular path is, यानी R1/R2 हमारा कितना दे रखा है 6/5 और मासेस है M1/M2, इनका रेशियो है 9/4। रेशियो ऑफ चार्जेस बी, चार्जेस का रेशियो बताना है। देखो हमारे पास दो पार्टिकल्स दे रखे हैं जो सर्कुलर पाथ क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ke1 इक्वल टू ke2 है, यानी ke के बराबर ही मैं कर देता हूं उसे। तो हमारे पास रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है। रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv/qb, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। यही होता है क्या, यही होता है? ठीक है, यही होता है। अच्छा, अब हम काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं हो रही। तो एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम इसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, अच्छा ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ऊपर नीचे जब एम से मल्टीप्लाई करता हूँ ये पी स्क्वेयर अपॉन 2m बन जाता है, और यहां से हमारा पी का रिलेशन आ जाता है √2m/ke। ये डेरिवेशन सबको पता होगी। और ये क्या है ऊपर एम वी, ये हमारा मोमेंटम ही तो है। R इज इक्वल्स टू √2m/ke लिख सकता हूं QB। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है सबको? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है दोनों की, तो बी भी तो पड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू रखो। R1 के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, R1/R2 इक्वल टू √2m1ke अपॉन Q1B अपॉन √2m2ke अपॉन Q2B। बी बी कैंसल, के ई कैंसल, 2 कैंसल। तो यहां से क्या रह गया, देखो ये रह जाएगा Q2 अपॉन Q1 √m1/m2 इक्वल टू, ये कितना था 6/5, यही था। देखो ये चीज आ रही है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखनी शुरू करो। m1/m2 कितना 9/4, तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू, क्या पहले इसमें ही रख ही देते हैं, ये आ जाएगा 9/4, 6/5, ये आ जाएगा 3/2, 6/5, Q1 अपॉन Q2, इसी Q2 अपॉन Q1 है यहाँ पे, तो Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1, ये कैंसल, ये हमारा Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा 5/4, यही आएगा, देख लेते हैं 5/4, ठीक है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं फटाफट। 5/4, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन क्या क्या रखा है। अ प्रोटोन एसिलेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V flies through uniform transverse magnetic field. The field occupies a region of space of width d. If alpha is the angle of deviation of the proton from initial direction of motion, the alpha value of sin alpha is, देखो हमारा हमारा ये कैसा बन रखा है +b, ये +b ऐसे है, और हमने यहाँ पे अगर प्रोटॉन को फेंका, ये यहाँ पे जाते 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 इसने जो यहाँ पे ये एंगल बना रहे, ये अल्फा है, ये अल्फा एंगल है। तो हमें ये अल्फा एंगल बताना है। तो अल्फा एंगल बताने के लिए मैं क्या करूंगा, हमें पता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं किसी चीज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करता है।
तो ये इसमें भी सर्कुलर पाथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी जो डी है ये थोड़ी छोटी है, ये डी थोड़ी छोटी है, सर्कुलर पाथ क्रिएट करने से पहले ये इससे निकल गई है, इसलिए हमारे पास ये कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ क्रिएट करी होगी। तो ये मान लो मैं इसका रेडियस मान लेता हूं, ये सर्कुलर पाथ जो क्रिएट करने वाली थी उसका रेडियस है मान लो, और ये डी है, ये चीज अगर डी है, हमें क्या बताना है, अल्फा, हमें बताना है अल्फा। देखो ये अल्फा है तो ये चीज 90 माइनस अल्फा हो जाएगी, और ये चीज हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फा, और ये हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला चीज अल्फा है। ये अगर ये चीज अल्फा है तो यहां से साइन अल्फा हो जाएगा डी बाय आर के इक्वल। बात क्लियर है इतनी, हमें साइन अल्फा ही बताना है डी बाय आर, लेकिन आर नहीं मुझे पता, आर मुझे पहले पता करना पड़ेगा। आर पता करने के लिए हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब बी हमें दे रखा है, अच्छा मुझे बी दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है, देखो बी दे रखा है, एम एम पता है, चलो इस एम यहाँ पे अगर ना इन्होंने देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिए ना, तो मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिए तो पी को मैं लिख सकता हूं √2 √2 और के ई को लिख सकता हूं 2m⁴v, ये लिख सकता हूं। अब यहां से ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू √2m⁴v अपॉन QB। तो यहां से सॉल्व करने के बाद आएगा, ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू √Q कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा देखिए जरा, ये बचेगा 1/b रूट के अंदर 2mv अपॉन Q। देख लो एक बार कैलकुलेशन देख लेना, यहां पे जरा रखना, देखिए जरा कोई ऑप्शन मैच करता है, d अपॉन 1/b √2mv/q। यहां से सॉल्व करने के बाद बनेगा bd रूट के अंदर q 2mv। डी ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट, देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, which of the following options represent the magnetic field B at O due to current flowing in a given wire segment lying in on the xy plane। देखो क्या कैसा डायग्राम बना रखा है, ये L है, और ये अगर L/2 है यानी ये भी L/2 है, और हमारे पास ये वाली जो चीज है यहां पे वायर नहीं है, यहां पे डायरेक्ट वायर ऐसे जा रही है, इसका रेडियस है L/4, L/4 है, ठीक। इसका फिर से बनाता हूं, ये हमारे पास ऐसा कुछ बन रखा है, ठीक है, ये चीज हमारी L/4 है, ये L है और ये L/2 है। बात क्लियर है, यहां से ये करंट ऐसे जा रहा है, तो हमें इस पॉइंट O पे क्या पता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें क्या करना है, इसकी और इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसकी और इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये हमारे पास कैसे, ये हमारे पास ये L/4 ये L/2 है और ये L/4 है, ठीक है। हाँ मैं कह रहा था इसकी और इसकी टेंशन नहीं ली, ये हमारे O से पास कर रहे हैं, ये लाइन हमारी O से पास कर रही है। हमें पता है जब जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, कोई वायर अगर उधर से पास करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती, इसलिए इसकी और इसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें इसकी और सिर्फ इसकी टेंशन लेनी है। तो इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट बाय 4 पाई i/r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बात क्लियर है? अब यहां पे ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i/, आर कितना है? आर कितना है इसका? ये हमारे पास देखो, ये l/2 और ये l/2, यानी कि ये l ही है। और इसका एक थीटा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि इधर साइड यहां से लेके यहां तक यहाँ पे कोई वायर है, यहाँ पे कोई वायर है ही नहीं, इसलिए ये थीटा तो जीरो होगा। यानी किसी एक थीटा को जीरो कर दो और एक को साइन 45 कर दो, यहां से हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i/l 1/√2। देखो, अब करंट इस तरफ जा रहा है, यानी कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होगी ओ में अंदर की साइड जा रही होगी, यानी अंदर की साइड यानी नेगेटिव। अब अब हमारे पास यहां पे आ जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है KI/R B थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा कितना है? थीटा कितना है? π/2 नहीं, ये हमारे पास कितना है? थीटा 180 KI/R पाई। और इसकी वजह से ये π/2 है, यानी कि B1 को ले लेते हैं, B2 को ले लेते हैं, इसे B3 मान लेते हैं। B2 कितना है? KI/R थीटा KI/R π/2। ठीक है, तो यहां से म्यू नॉट बाय 4 पाई i, आर कितना है इस केस में? पाई वाले केस में, पाई वाले केस में आर कितना है? l/2, ये 2 आगे, और यहाँ पे एक साथ में पाई है और पाई कैंसल, और इधर म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये π/2 वाले केस में कितना है? l/4, l/4 i/l, ये 4 आगे और ये π/2। देखो पाई पाई कैंसल, पाई पाई कैंसल, 4 4 कैंसल, और ये कैंसल, तो ये बन रहा है, ये बन रहा है म्यू नॉट i/2l, यही बन रहा है ना। और ये बन रहा है हमारा म्यू नॉट i/2l। हाँ, यही बन रहा है ना। और देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो यानी कि अगर करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो इस तरफ करंट गया और ओ अंदर की तरफ जा रहा है, और इधर वाली साइड भी करंट ऐसे जाएगा तो अंदर की साइड जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव। अब इन सबको ऐड करो, बी नेट बनेगा। अब ये सारी डायरेक्शन एक तरफ ही है, तो सारों को ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव को कॉमन ले रहा हूं, म्यू नॉट i/l मुझे कॉमन आता दिख रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, म्यू नॉट i/l कॉमन। और हमारे पास क्या बचा? 1 मिनट, म्यू नॉट i/l, ये आ जाएगा 1/4 पाई√2। और क्या बन रहा है? और क्या हमारे पास है? +1/2 +1/2, ये आ जाएगा म्यू नॉट i/l माइनस ये 1/4 पाई√2 +1। देखिए कोई ऑप्शन है हमारा मैच कर रहा है इनमें से? हमारा हाँ, ये हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। और ये रूट ना सिर्फ 2 के ऊपर है, ये पाई के ऊपर, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, तो ये रूट के ऊपर है सिर्फ। ठीक है, नोट कर लो। ये साथ में एक आई भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली बाउंडेड as spiral and turns. The spiral has inner radius A, outer radius B. The spiral lies in XY plane and देखो इस क्वेश्चन क्या कह रखा है।
long insulated copper wire is closely wounded as a spiral of n turns. The spiral has inner radius A, outer radius B. The spiral lies in xy plane. The steady current I flows through the wire. The z component of the magnetic field at the center of the spiral is, एक दिन क्या कह रखा है, एक स्पाइरल है, हमारे पास एक स्पाइरल है जो क्लोजली बाउंडेड है, यानी ये जो ऐसे मतलब जब इसको मान लो ये एक पहले स्ट्रेट वायर थी, इसको मैंने ऐसे बांधना शुरू किया और ऐसे बांध रहा हूं कि एकदम टाइटली है, इसके बीच में मैं स्पेसिंग नहीं दे रही है, मैं दिखा रहा हूं स्पेसिंग लेकिन स्पेसिंग ना के बराबर है, तो ये क्लोजली बाउंडेड है। तो जब इसका इनर रेडियस कह रहे हैं अगर ए है और आउटर रेडियस अगर बी है, अगर आउटर रेडियस बी है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बतानी है, सेट कंपोनेंट है ना, जेड कंपोनेंट का मतलब यही है कि नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। ये जेड कंपोनेंट से थोड़ा उलझाने के लिए दे रखा है, तो बात समझने की कोशिश करो। क्या अब एन टर्न्स की बात करी है, देखो एन टर्न्स किसके लिए है, हमारे इसके बीच में बी माइनस ए, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस के बीच में जितनी टर्न्स होंगी वो एन है। क्या बात क्लियर है इतनी? अगर इतनी बात क्लियर है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एन बाय बी माइनस ए, है ना, यहां पे ये आ गया। अगर मैं मान लो यहां मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एक एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एक एक मिनट, हाँ, एक डीएक्स थिकनेस की, यहां मैं दिखा देता हूं, ये मान लो एक ये हमारे पास ये स्पाइरल थी, मैं दिखा रहा हूं सिर्फ चैनल में कैसे मैंने लिया है, मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एक डीएक्स थिकनेस की मैंने लूप ली, तो डीएक्स थिकनेस की लूप ली, तो देखो अब इसके बीच में जो टर्न्स आएंगी वो कितने के लिए, कितनी लेंथ के लिए होगी, डीएक्स के लिए, इसके बीच में हमें थिकनेस के लिए करनी है, क्योंकि बी माइनस ए भी समझने की कोशिश करो, इस स्पाइरल की थिकनेस है, स्पाइरल की थिकनेस है, यहां पे थिकनेस डीएक्स है, तो डीएक्स के लिए आ जाएगा एन बाय बी माइनस ए डीएक्स। इतनी बात समझो पहले, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हमारा काम हो चुका है। अगर मैं इसके लिए एक स्मॉल डीबी लिखूं, क्या लिखी जाएगी वो, म्यू नॉट आई, बल्कि एन म्यू नॉट, और एन भी नहीं लिखेंगे, एन डैश लिखेंगे। क्यों एन डैश लिखेंगे, एन डैश क्यों लिखेंगे, क्योंकि एन तो बी माइनस ए के लिए, हम यहाँ पे अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हमें कुछ कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसलिए म्यू नॉट आई बाई 2x, और एन डैश क्या है हमारा, ये चीज, ये हमारा एन डैश है, एन डैश को हम लिखेंगे एन बाय बी माइनस ए म्यू नॉट आई बाय 2x dx। बात क्लियर है इतनी? अब ये लिखा जाएगा, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, यहां से आ जाएगा b इज इक्वल्स टू एन बाय बी माइनस ए म्यू नॉट आई बाय 2, जब सिर्फ ए की वेरिएबल है x, dx अपॉन x की इंटीग्रेशन होती है ln x। इंटीग्रेशन लेकिन कहां से कहां तक करनी है, इंटीग्रेशन करनी कहां से है, b से लेके, एक मिनट, इंटीग्रेशन करनी है हमें a से लेके b, तो ये आ जाएगा n बाय बी माइनस ए म्यू नॉट आई बाय 2 ln b बाय, देखिए जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, म्यू नॉट हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्ट्रेट वायर AB ऑफ मास 40 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड बाय वायर of flexible leads in the uniform magnetic field of magnitude 0.4 net Tesla as shown in the figure. The magnitude of the current required to in the wire to remove the tension in the supporting leads is
देखो अब हमारे पास क्या क्या रखा है, हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। पहले तो यहाँ पे ये दो स्प्रिंग्स है, इससे एक वायर को लटका रखा है जिसका जिसका मास है 40 ग्राम यानी 0.04 kg। तो इसकी वजह से टेंशन क्या बन रही होगी, सॉरी टेंशन क्या रहा है, इसकी वजह से हमारे पास फोर्स क्या आ रही है, एमजी क्या आ रहा होगा 0.4 न्यूटन। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक लगा रखी है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.4 के बराबर टेस्ला। अब हमारे पास मैग्नेट, ये जो हमारे पास ए से लेके बी की तरफ जब हमारे पास ऐसी कोई रॉड दे रखी होती है, इसकी वजह से फोर्स क्या आती है जब हम इसमें से करंट दौड़ाते हैं कोई, वो आती है फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल। बात क्लियर है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। एफ अब ये कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल यानी 0.4 इंटू आई, हमें पता नहीं एल कितना है, एल इसमें दे रखा है हमारा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर है ना। तो ये कितना आएगा आई बाय 5, 20/100 कितना आता है 1/5, ये आई बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, हमें कहा गया कि हमें वो करंट बताना है जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग हमारे पास टेंशन क्रिएट कर रहे थे वो हट जाए, वो टेंशन हट जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर ये वाली चीज एफ हमारा जो करंट की वजह से आ रहा है वो अगर हमारा एमजी को बैलेंस कर दे, नेट फोर्स 0, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वजह से जो टेंशन होगी वो 0 हो जाएगी, इसकी वजह से जो टेंशन है वो हमारी अपने आप ही हट जाएगी। तो अगर मैं एफ बी इज इक्वल टू एम जी कर दू तो हमारा काम बन जाएगा। और एफ बी कितना है आई बाय 5 और एम जी कितना है वो हमने निकाला था अभी 0.4, तो ये कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू 5 इंटू 0.4 2 एम्पियर। आंसर है हमारा 2, नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।